सकीना तो साहिबा ने आपको सच बोला, 80% उनका मैनिफेस्टो। एक वो मैनिफेस्टो जो उन्होंने लोगों के बीच रखा था, दूसरा वो मैनिफेस्टो जो उनको पर्सनली है, पर्सनली 80% जिसमें वो ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें वो एक डॉक्टर को उठा के शोपियान में हमारा एएनटी था उसको उठा के गांधरबल भेज दिया गया। लेकिन ये चीज वो सैलरी यहीं से निकालता है, लेकिन ड्यूटी कहां पर दे रहा है? जो उनका मैनिफेस्टो था, माल कैसे कमाना, 10 साल से वो सरकार से बाहर रहे, वो मैनिफेस्टो उनका 80% कंप्लीट। दो मैनिफेस्टोस, एक पब्लिक के लिए हम इस पे काम करेंगे, दूसरा हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। वो जो खुद वाला 80% मैनिफेस्टो है वो उनका कंप्लीट। आप लोग हो कौन? आप कातिल हो जम्मू कश्मीर में, और यहाँ के नौजवानों को फिर से बीजेपी को स्टेट की जरूरत है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, रीजनल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है उससे अब यहाँ के लोग तंग आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब उनको कुर्सी मिलती है तो फिर अपने सारे वादे भूल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आज आप किसी भी शहरी से पूछ लीजिए, इलेक्शन से पहले उनका चेहरा था, आज उनका दूसरा चेहरा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बार भी डिस्ट्रिक्ट शोपियान नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पीरज़ादा शारिक। एक और नशस्त में मेरे साथ मेहमान है राजा वसीम साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी शोपियां हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, कई सारे मामले हैं और खास करके आज खिजा सेशन जो चल रहा है असेंबली का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे शोपियां के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अपने एमएलए से, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे से शोपियां के लिए खास। और ओवरऑल बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सियासत की, जो गहमा गहमी इस वक्त सियासत की है। वसीम साहब से बात करेंगे। वसीम, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं और इब्तिदा में जानना चाहेंगे, आज गालिबन 5-7 महीने हो गए आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हुए। इस दौरान क्या लगा आपको कि शोपियां में जो डेवलपमेंट होनी थी कहां तक पहुंची है, और इन्हीं आपके इस कार्यकाल के दौरान ही असेंबली इलेक्शन हुए और इसी इलेक्शन के दौरान यहाँ पे एमएलए चुने गए, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आप शोपियां के लिए और क्या लग रहा है आपको? देखिए शारिक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब थे, तो मैंने फरवरी में मुझे पार्टी की जानिब से जिम्मेदारी मिली। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गांव में है। अगर हमारे 251 बूथ है, 251 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता है शोपियां में, शोपियां डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे जैनापुरा की हो या शोपियां की। और आपके माध्यम से भी मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो मन की बात होती है जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के साथ बात करते हैं, तो वो मन की बात अप्रोक्सीमेटली 230 बूथों पे सुनी जाती है। अच्छा, तो पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो 7000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले, तो उस वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि रीजनल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है उससे अब यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। रीजनल पार्टी की बात कर रहे थे आप, शोपियान ने उसको नकारा है। आपको ये बखूबी मालूम होगा, चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, एक ऐसे नुमाइंदे को चुना गया जो कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। क्या उसके इस दौरान जो एमएलए बने हैं बहैसियत एक सियासतदान, क्या आपको लग रहा है वो चीजें हो रही है जिनका दावा किया गया था और जिनका वादा किया गया था? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया, सबसे पहला जो नारा उनका था, जिसपे कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के लोगों ने उन्हें वोट दिया था, वो उन्होंने कहा था कि हम धारा 370 और 35A को लाएंगे। लेकिन जैसे परंपरा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब उनको कुर्सी मिलती है तो फिर अपने सारे वादे भूल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आज आप किसी भी शहरी से पूछ लीजिए, आज जो इलेक्शन से पहले उनका चेहरा था, आज उनका दूसरा चेहरा है। आज आप खुद भी जानते हैं कि अभी 1 साल और कुछ 1 महीना हुआ है बिल्कुल सरकार बने हुए। बिल्कुल, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बार भी डिस्ट्रिक्ट शोपियान नहीं है। शर्म की बात है।
इनका मिशन होता है कि ये चेयर पे कब आए, प्रोटोकॉल इनको कब मिले, ये उसी चीज में खुश है। क्योंकि 47 से हमने देखा है कि जब भी इन लोगों की सरकार आई है, जो आम नागरिक होता है, एक तो इनके वर्कर्स होते हैं, दूसरा इनका जो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक होता है वो सफर करता है। तो आज के दौर में भी यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे, लोगों को लगा था कि शायद अब इनको थोड़ा सा वो इनको सबक मिला है, शायद ये हमारे जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं, ये कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कहते हैं ना कि ये अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। शोपियां के लिए क्या खास हुआ? शोपियां में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बॉडी बनी थी, जिसके आप भी एक मेंबर थे। उसके बाद वो बॉडी कहाँ गई? खास करके मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां के मसले के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ANT की हम बात करें, जो ही चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्हें गांधरबल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया। देखिए, मैं बात मुंह पे बोलता हूँ, शोपियान के लोग डिजर्व करते हैं ये चीजें। जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर घाटी के लोग डिजर्व करते हैं। अगर आपको पता है कि ये इंसान गलत है, आप फिर भी उसको वोट कास्ट करते हो। अगर आपको पता है पिछले 70 सालों में इसने कितना जुल्म किया है, फिर भी आप उसको वोट कास्ट करते हो। देखिए, यहाँ के रीजनल पार्टी जो है, उन्होंने वो जो सेंटिमेंट्स कैच किए हुए हैं यहाँ के लोगों के, उनको पता है किस चीज पे वो उनको उकसाया जा सकता है। देखिए, MLA जिनके बने हैं, इनको मेजॉरिटी मिली है, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है। इंडिपेंडेंट MLA को छोड़ते हैं साइड में, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मैं जैनापुरा की बात करता हूँ, मैं मलडेरा की बात करता हूँ, यहाँ पर कई वर्षों से पानी की प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल वहां के लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम शौकत गनाई साहब को वोट देंगे, वो हमारे लिए पानी का इंतजाम करेगा। आप देखिए, जो भी सहायता यहाँ के लोगों को हुई है वो LG शासन में हुई है। तभी तो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे मियां अल्ताफ साहब के बेटे ने भी कहा कि LG शासन जो था वो हमारी सरकार से अच्छा था। दैट मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है कि उमर साहब अब अपनी जो उनकी पीढ़ी है उनको आगे फ्रंट फुट पे ला रही है, और जो बाकी लोग हैं, बाकी उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनको साइड लाइन किया जाता है। खाली इतना ही नहीं, ये तो और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हो रहा है। लेकिन लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देखिए, आप एक भी बंदा मुझे बताइए जो इस सरकार से खुश हो। लेकिन अगर हम बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर जो सकीना यतू जी है, उन्होंने हाल ही में दावा किया है कि हमारा जो 80% मैनिफेस्टो है वो पूरा हुआ है। अब अगले 4 साल में 20% पूरा उनका। देखिए, सकीना यतू साहिबा ने आपको सच बोला, 80% उनका मैनिफेस्टो, एक वो मैनिफेस्टो जो उन्होंने लोगों के बीच रखा था, दूसरा वो मैनिफेस्टो जो उनको पर्सनली है, पर्सनली 80%, जिसमें वो ट्रांसफर्स कर रहे हैं, जिसमें वो एक डॉक्टर को उठा के, शोपियान में हमारा ANT था, उसको उठा के गांधरबल भेज दिया गया। लेकिन ये चीज, वो सैलरी यहीं से निकालता है, लेकिन ड्यूटी कहां पर दे रहा है? जो उनका मैनिफेस्टो था, माल कैसे कमाना, 10 साल से वो सरकार से बाहर रहे, वो मैनिफेस्टो उनका 80% कंप्लीट हुआ है, ये हम भी मानते हैं। क्योंकि जो हेलस्टॉर्म इफेक्टेड एरिया जैनापुरा में हुए, मंत्री भी वहां पर आया, एक पैसा मिला उनको। शौकत गनाई साहब MLA है जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, सरकार उनकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि MLA होके, सरकार उनकी होके, हर गांव को अपना हक मिलेगा। नहीं, वो सीमित है अपने ब्लॉक पे, बाकी लोगों के बारे में वो सोच ही नहीं रहा है। और अपने ब्लॉक में भी उन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं जो उसके वर्कर्स हैं। हम कहते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें ये ना देखे कि ये BJP वाला है, ये PDP वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये NC वाला है, सबकी डेवलपमेंट अगर वो करते तो हम अप्रिशिएट करते। बुरपारा में आज उन्होंने इनॉग्रेट किया मैग्नेमाइजेशन का, वहां से अप्रोक्सीमेटली 400 फीट नीचे जाना था उनको, सड़क से ही उसको बंद कर दिया, उस पर काम ही नहीं किया। क्यों? वहां पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। ये शर्म है इन लोगों के लिए। वही सियासत चल रही है जो 11 साल या 2019 से पहले की बात करें, वही सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शासन किन के हाथ में है?
उन्हीं लोगों के हाथ में है ना। देखिए, अगर मैं कहूं एक बात, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अब मुझे भी 10 साल हो गए पॉलिटिक्स में। जम्मू एंड कश्मीर में खास तौर पर कश्मीर की बात अगर हम करें तो यहाँ रियल लीडर कोई नहीं, यहाँ लीडर कोई नहीं जिसको सच में दर्द हो लोगों का। हम इलेक्ट इन्हीं लोगों को करते हैं जो अपने मफाद के लिए काम करते हैं। हम उन्हीं लोगों को आगे भेजते हैं जो अपनी बात रखते हैं, लोगों की बात नहीं रखते हैं। तो जब तक हम चेंज नहीं होंगे, जब तक हम अपना माइंड सेट चेंज नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट रिलीजन, रिलीजन डिफरेंट है, पॉलिटिक्स डिफरेंट है। लेकिन जब ये इनको लगता है कि हम इलेक्शन हारने वाले हैं तो ये रिलीजियस सेंटीमेंट्स यूज करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी की बात अगर करें हम, कश्मीर के लोग उसमें गुमराह हो जाते। वसीम साहब, जानना चाहेंगे, जब लोग इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में निकले, पता चला एक बड़ी मुद्दत के बाद इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक सरकार यहाँ पे बनी, उससे कबल की हम बात करें, जब दावा किया जा रहा है कि दिल्ली चला रही थी जम्मू कश्मीर को, लोगों को भी ये पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। बीजेपी जम्मू तक पहुंचती है, रियासी की तरफ मुड़ जाती है। जम्मू कश्मीर घाटी की हम बात करें, कश्मीर वादी की बात करें, यहाँ पे क्यों बीजेपी का कोई नुमाइंदा कामयाब नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। शोपियान में हमने इलेक्शन लड़ा था 2014 में, बिल्कुल, हमने 3500 वोट लिए, 3500, बिल्कुल। 2024 में हमने इलेक्शन लड़े, हमने 7000 वोट लिए। तो हमारा ग्राफ डाउन हुआ कि अप? नहीं, ये तो शोपियान की बात है, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। हम अगर अनंतनाग की बात करें, वहां पर 1100 वोट लिए थे, 4500 5500 वोट लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। आज इंटेलेक्चुअल क्लास भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, आज पढ़े लिखे नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि शोपियान के लोगों ने ट्रस्ट दिखाया भारतीय जनता पार्टी पे। लास्ट टाइम आप खुद भी देखिए, जब एलजी शासन था, मगल रोड की टनल की हमने बात की थी, बिल्कुल, हमने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बात की थी, या टूरिज्म की बात की थी। तो एलजी शासन में ये सारी चीजें हुई, लेकिन मैं मतलब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ऐसा कोई काम ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं सामने आ रहा है जो इस सरकार ने किया। देखिए, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी पता है ये हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अब आप कितनी बार लोगों को समझाओगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं? मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर डिप्टी सीओ की बात हुई, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जैनापुरा है, और सपोज कल को अगर पार्टी मुझे कहती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके इलेक्शन चुनाव लड़ो, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन माय पार्टी। लेकिन बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम भी मैंने एक बात कही थी, मैंने बोला जैनापुरा चित्रागाम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विलेज है, वहां के लोग मुझे वोट डाल सकते हैं, शोपियान कैलर वाले मुझे वोट नहीं डाल सकते। बट जब हम बड़े इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब हम गलत की बात करते हैं, तो जो गलत स्टेटमेंट वहां पर सकीना येतू साहिबा ने जो गलत ऑर्डर निकाला था, उसके लिए भारत, इट्स ओनली बीजेपी। आपके माध्यम से होशो हवास में मैं ये बात कह रहा हूं, सिविल सोसाइटी एंड बीजेपी, एमएलए साहब भी उनके साथ थे, पीडीपी भी उनके साथ थी, अपनी पार्टी भी उनके साथ थी, लेकिन जो दर्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को था, जिस दिन यहाँ पर पूरा बंद था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ये जो फोरम बना था, डिप्टी सीओ का मसला खत्म हुआ था, डिप्टी सीओ के बाद मसले, मैंने जब, शायद आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, आपके माध्यम से मैंने वो स्टेटमेंट जारी किया था कि अब हमारी लड़ाई होगी पोस्ट जनरेट करने की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या डिस्ट्रिक्ट शोपियान का जो हेल्थ सेक्टर है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात मैंने कही थी कि यहाँ की जो बिजली बिल्स हैं उन पे बात होगी। यहाँ अगर किसी भी एरिया में हमें लगता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहिए तो उस पे बात होगी। यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये सारी चीजें हमने सोचा था कि अब हम इस फोरम के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोग सपोर्ट कर रहे थे।
बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को लगा था कि हमारा सिक्का अब चलने लगा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो ग्राउंड में कहीं नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम बना था उस वक्त पीडीपी की जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे, पीडीपी या दूसरी पार्टियां जो उस वक्त उसमें शामिल थी, बीजेपी को छोड़ के अलग छोड़ के सभी एक ही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हेल्प कर रहे थे या फिर वो लोगों को धोखा दे रहे थे? देखिए, मैं कहता हूं, मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं और मैन चौक में बैठ के भी ये बात मैं आपसे लोगों के सामने कहूंगा कि राजा वसीम, उसका टीम, उसकी पार्टी शोपियान की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम हर किसी बंदे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए, 4 बार हमने बोला कि फोरम की मीटिंग बुलाते हैं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये वही मसला था वहां पे जो अब इन लोगों को लगता है कि ये शोपियान के लोगों ने हमें डिप्टी सीओ के मसले में देखा तो उनको लगा कि उनको हमारे लिए हमदर्दी है। लोग सब जानते हैं, बिल्कुल, जनता सब जानती है। आज हम मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से यही करती आई है और आज भी यही करती है, और एक्सपेक्ट भी हमें उनसे कुछ नहीं है। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जब भी वो पावर में आते हैं, उनका एक मिशन होता है अपना मैनिफेस्टो पूरा करना। क्या लगा आपको इस ये जो आपका पॉलिटिकल जो दौर रहा आपका, क्या लगा आपको इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस खास करके शोपियां को क्यों इग्नोर कर रही है? वजूहत क्या है? इट्स नॉट ओनली अबाउट शोपियान। नहीं, मैं बिल्कुल शोपियां की बात, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं, एक महीना हुआ सीएम साहब शोपियान बड़गाम में इलेक्शन चल रहे हैं। बड़गाम की सीट उमर साहब ने जीती। अब समझ लीजिए, उमर साहब ने वो सीट छोड़ के गांधरबल चले गए। बिल्कुल। आज वो बड़गाम के लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए ना, मसला ये है, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाचा भतीजे की लड़ाई है। चाचा हारा, भतीजा जीता। भतीजा जीता, चाचा हारा। इन दो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पीडीपी की बात करें या एनसी की बात, ये आपस में ही अपने कैंडिडेट्स, चचेरा भाई, चचेरी बहन, चाचा, उनको भी चाहिए ना कि वो देखे। ये लोग आप लोगों ने उमर साहब को असेंबली में भेजा। उमर साहब ने बोला मुझे बड़गाम की जरूरत नहीं है, मुझे वही खानदानी सीट चाहिए। ये बड़गाम के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। तो मैंने कहा ना, जमीर की बात है, जमीर की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी आगा रोहुला साहब, बड़ा एहतराम करता हूं मैं उनका, एक अच्छे लीडर है, उनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है। परसों उमर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि रोहुला कौन है, या इनका डिप्टी सीएम जो ना माइनिंग चोर है। डिप्टी सीएम ने तो माफी मांगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जो है वो काफी, मैं यही कह रहा हूं ना, वो आज भी ये बात कह रहा है कि ये रोहुला कौन है। वो अगर ये वेव नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव नहीं थी, ये रोहुला साहब की वेव थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव होती तो उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन नहीं हारते। अब मियां अल्ताफ साहब, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में ही अब लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता कुछ स्टेटमेंट देते हैं, छोटे का नेता कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स अब उनको भी आपस में समझ आया कि नहीं भाई, हम लोगों के साथ सही नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कल मियां अल्ताफ साहब के बेटे ने भी असेंबली में कहा कि ये बड़े शर्म की बात है, एलजी शासन में अगर कोई काम लेके हम ऑफिसर के पास जाते थे, 1 सेकंड में काम होता। आज के दौर में हमारी सुनवाई नहीं होती। यानी कि 2 4 5 जो माफिया बना के रखा हुआ है इन्होंने, वो 5 लोगों की बातें सुनते हैं जो बिजी है ट्रांसफर कराने में, क्योंकि 80% इनका मैनिफेस्टो माल कमाने का, वो तो पूरा हो ही जाएगा ना। सकीना इतो साहिबा ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच बोला कि 80% जो उनका मैनिफेस्टो है, वो मैंने कहा ना, 2 मैनिफेस्टोस, एक पब्लिक के लिए हम इस पे काम करेंगे, दूसरा हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। वो जो खुद वाला 80% मैनिफेस्टो है, वो उनका कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में राज्यसभा इंतखाबात हुए तो बड़े बड़े
तंजिया बयान दिए गए, कभी पीडीपी को बीजेपी कहा गया, कभी पीसी को बीजेपी कहा गया, कभी एनसी को ही बीजेपी कहा गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, उसी तरह बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी है। मुझे एक चीज बताइए, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। उमर अब्दुल्ला कौन होता है पूछने वाला कि बीजेपी को यहां लाने वाला कौन है? ये बड़ा तंजिया अंदाज में कहा जाता है। अगर आपको किसी को कमजोर करना है, उसको बोलते हैं आप बीजेपी के साथ हो। आप सुनिए मेरी बात, सजाद गनी लोन साहब कोलेशन उन्होंने किसके साथ की? बीजेपी के साथ। हमारे कोटे में मंत्री रहे, साइड में रखिए। अल्ताफ बुखारी साहब हमारे कोटे से चले, 2 हो गए। पीडीपी के साथ तो हमने सरकार ही बनाई, बिल्कुल। कितने हो गए? 3। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उमर साहब मंत्री थे, कितने हो गए? सैफुद्दीन सोज को पार्टी से निकालने का वजह यही थी कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब समझ लीजिए बात को। अब मुझे एक चीज बताइए, कश्मीर के लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? कश्मीर के लोग तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब बीजेपी की जरूरत पड़ती है तो घुटने टेक देती है, पीडीपी को जब जरूरत पड़ती है घुटने टेक देती है, बाकी लीडर्स जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बीजेपी की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली पहुंच के पैर पकड़ते हैं। लेकिन जब कश्मीर में आता नहीं, बीजेपी को हम अंदर आने नहीं देंगे। अरे भाई, आप लोग हो कौन? आप कातिल हो जम्मू कश्मीर के। ये लोग स्टेटहुड किस लिए मांगते हैं? ये लोग स्टेटहुड इसलिए मांगते हैं ताकि इनको पुलिस के पावर्स मिले और यहाँ के नौजवानों को फिर से खबरपोश करें। कश्मीर के बीजेपी को स्टेटहुड की जरूरत है। आप समझ लीजिए बात को। अगर इन राक्षसों के हाथ में हम आज स्टेटहुड जाता है, यहाँ के नौजवानों को तो ये खबरपोश करेंगे। पिछले 70 साल आप मुझे बताएं, 2019 के बाद कितनी कैजुअलिटीज जम्मू कश्मीर में हुई? बंद हुआ सभी हड़ताल, कितने फेक स्टोन पार्टिंग हुई। आप समझिए ना, ये इसलिए पुलिस को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, हमें वोट कम पड़ रहे हैं, इसलिए ये फिर से वही करेंगे जो पिछले 70 सालों से किया। लेकिन अब इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और यहाँ का गृह मंत्री अमित शाह जी है। उसको पता है ये कितने बेईमान लोग हैं और इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई वाबस्तगी है ही नहीं। ये उनको अपने इस्तेमाल के लिए काम करते हैं। जो ऐवान में आपके एलओपी बोल रहे हैं, या पिछले सेशन में भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड का वक्त जब आएगा तो देंगे। वक्त यही है कि इनके जरिए नहीं देना है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे। आप आज हर कोई डिपार्टमेंट एलस देन होम, हर कोई डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, इस सरकार के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ना, दे वांट टू एंजॉय द प्रोटोकॉल। ये चाहते हैं कि अब पुलिस भी इनके कंट्रोल में रहे, जो बाकी चीजें हैं, इनके कांड है या यहाँ पर बेगुनाह लोगों को कबरबूस करना है, उसके लिए ये स्टेटहुड मांग रहे हैं। मुझे बताइए, आज हर कोई कह रहा है कि हमें खुशी है, हमें खुशी थी एलजी शासन में। उमर अब्दुल्ला साहब को हमने इलेक्ट किया था जब वो भिखारी की तरह टोपी फैला रहा था लोगों के सामने, हमने उस टोपी की इज्जत रखी थी। आज मेरे शोपियान का कोई बंदा, गरीब इंसान किसी ऑफिस में जाता है तो उसको धक्के दे के बाहर निकाला जाता है। ये है इनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है अपोजिशन का। हम सरकार को याद दिलाते हैं, हम याद दिलाएंगे, प्रोटेस्ट्स भी होंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए हैं वो आप वादे पूरे करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर फर्द के साथ है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है या नेशनल कार्यकर्ता है या पीडीपी कार्यकर्ता है। हम ये देखते हैं कि इस इलाके की डेवलपमेंट कैसे हो। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों को बीजेपी की जानिब से ये कहा जाता था कि बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू और कश्मीर के हर एक फर्द के साथ
हर एक फर्द के पास पहुंचा जाए, मतलब जम्मू कश्मीर के आखिरी शख्स के पास पहुंचा जाए, उसको देखने के लिए कि उस जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें उनका वो शरीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर बीजेपी ने वो जो नारा है वो छोड़ दिया कि अभी चल रहा है। देखिए, अंत्योदय हम कहते हैं उसे, अंत्योदय लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जिसका कोई पॉलिटिकल अप्रोच ना हो, जिसका कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ना हो, आखिरी बंदा जो सोसाइटी का होता है, भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता तक, उस इंसान तक भी पहुंचता है। जो सोसाइटी का लास्ट बंदा है उस तक भी पहुंचता है। लेकिन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हमसे जितना हो पाता है हम उन लोगों की मदद करते हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको अवेयर करते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन जैसे आपको पता है सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अब कोई काम लेके मैं किसी ऑफिसर के पास जाऊं तो उसको एमएलए साहब की कॉल आती है कि जनाब ये काम नहीं करना है, वो ऑफिसर भी खुश होता है, चलो यार। ऐसा होता है आज के इंतजाम में ऐसा होता है, ऑफिसर भी खुश होता बड़ी बात है वसीम साहब, मैं कह रहा हूँ वो ऑफिसर भी खुश होता है, चलो यार बीजेपी वाले मुझे काम करने पे मजबूर करते थे, अब मैं अब मेरे पास अगर आएंगे मैं बोलूंगा एमएलए साहब मुझे करने नहीं देते। ये नया ट्रेंड बनाया है यहाँ के ऑफिसर्स ने। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो एक तो हमारे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं शबीर कुल्ले साहब, दूसरे हमारे शौकत गनाई साहब, तो इनको चाहिए कि आज इनको लोगों ने मैंडेट दिया है, बिल्कुल इनको चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट शोपियान को डेवलप करे। एक साल गुजर गया, अभी 4 साल है, अब ये तो भरोसा भी नहीं है 4 साल जिस तरह से ये आपस में ये लड़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि एलओपी साहब ने बड़े उस अंदाज में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए है पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे। देखिए, ये आपको जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ उसी टाइम आपको समझ लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्ट नहीं बना रही है कि हम यहाँ पर सरकार बनाए। देखिए, वी रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ पीपल, हमें मैंडेट मिला है अपोजिशन का, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम लोगों के जज्बातों की इज्जत करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, राज्यसभा में हमने इलेक्शन जीता, 8 वोट हमें पड़े, आपको भी पता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा यह है कि हमने वोट नहीं डाले, क्योंकि जब हम वोट डालने गए थे तो जो हमारा एजेंट वहां पर होता था हमने उसको दिखाया। तो मेरा भी कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने भी दिखाया होगा वोट, क्या डिप्टी सीएम साहब ने भी, जो मिनिस्टर्स है, क्या पता उन्हीं ने ही वोट डाला। देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, या उमर साहब ये क्लियर करे कि किसने वोट डाला। मुझे जाती तौर पे बीजेपी साइड में रख के मैं अपनी जाती राय बोलूं, मुझे लगता है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब ने ही वोट डाला होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज की इस निशस्त में बड़ी खूबसूरत बात हुई। मुझे लगता है 2019 के बाद 2024 तक जो कार्यकाल रहा एलजी शासन का, जिस तरह का वे जिक्र कर रहे थे, और कई सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल वीडियो हुए जो लोग कह रहे थे कि वही जो दौर था वो ठीक था। बहरहाल ये अपने नाजरीन पर छोड़ देते थे। हम बात कर रहे थे ओवरऑल डेवलपमेंट की, और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का 80% मैनिफेस्टो क्या था, जिसकी वजाहत अभी वसीम साहब ने की है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।